हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के लिए सोशल साइंस का वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सबका डिस्कशन यहाँ पे होगा। और याद रखना ये क्यूपी कोड ये है, ठीक है। और सेट कौन सा है? 3 है, क्योंकि बहुत से बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सेट 3 लाइए, सेट 3 लाइए, तो मैंने यहाँ पर सेट 3 ला दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्यूपी कोड क्या है? 32 6/3, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि क्यूपी कोड ये अलग है। ओके, तो सेट 3 आ गया है। और बहुत से बच्चे ये भी बार बार बोल रहे हैं क्या यही आएगा, तो यही पेपर कैसे आ सकता है? ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यही पेपर नहीं आएगा, पैटर्न वही हो सकता है। क्योंकि टीचर जो होते हैं सेम ही होते हैं ज़्यादातर, जो क्वेश्चन पिछले साल बनाएंगे वही टीचर इस साल भी हो सकता है पेपर बनाए। तो हो सकता है कि जो उनका माइंड सेट हो सेम हो, क्वेश्चन का पैटर्न सेम हो सकता है। ऐसा नहीं कि यही पेपर आएगा, सेम पेपर आएगा, ऐसी ऐसी फालतू बातें नहीं करें आप लोग। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट टू ए लोकल कंपनी। कह रहा है कि अगर मान लो कोई एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, किसी एक लोकल कंपनी के साथ मिलती है तो किसको ज़्यादा फायदा होगा, और जो लोकल कंपनी को फायदा होगा वो किस प्रकार के फायदे होंगे, इसमें से, इस ऑप्शन में से चूज कर लेना है कि कौन सा फायदा ज़्यादा हो सकता है। तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जो एमएनसी कंपनी होती है इनके पास वेल्थ होते हैं, और जो लोकल कंपनी होती है उनके पास वेल्थ नहीं होते हैं, मनी नहीं होते हैं। तो पहले तो मनी मिलेगी, और दूसरी बात एमएनसी कंपनी के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजियाँ होती हैं, तो लोकल कंपनी को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको सही दिख रहा होगा कि मनी एंड टेक्नोलॉजी इनको मिलेगा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड में, एमएनसी टेक ऑल डिसीजन। ये बिल्कुल सही है कि एमएनसी ही सारे डिसीजन यहाँ पर लेती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो आंसर होगा करेक्टली मैच्ड होगा ये बताना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है। अच्छा देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या मनी लेंडर आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं मनी लेंडर प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर प्रिस्ट मतलब पुजारी वगैरह, बिल्कुल नहीं, ठीक है। टर्सरी सेक्टर बैंक, यस इट इज़ करेक्ट। टर्सरी सेक्टर में बैंकिंग आता है। सर्विस सेक्टर जहाँ पर लोग काम वगैरह करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो टर्सरी सेक्टर यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी टू ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है ना। इसमें से कौन सा एक्टिविटी है अनऑर्गेनाइज का? ऑर्गेनाइज नहीं बल्कि अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या होता है? जहाँ पर कि आपको पीएफ वगैरह मिलते हैं, छुट्टियाँ वगैरह मिलती हैं, लोन वगैरह मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो कि मंथली सैलरी आपको फिक्स मिलती है, जीएसटी वगैरह कटता होगा, आपका टैक्स वगैरह कटता होगा, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट अनऑर्गेनाइज क्या है? जहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें से अनऑर्गेनाइज। ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, अगर कोई टीचर टीचिंग करे स्कूल में तो उसे महीने पे उसके तनख्वाह मिलते हैं, छुट्टियां वगैरह मिलती हैं, पीएफ वगैरह भी कटते हैं अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ए वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, अगर कोई कोई वर्कर बिग फैक्ट्री में काम करता है तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, तो ये भी सही नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है, ए डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, है ना, हॉस्पिटल में, तो ये भी क्या है? और ये ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, डेली वेज लेबर, जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली 200 250 कमाते हैं, ये लोग कोई सेक्टर नहीं होता, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। मैनेजर ऑफ ए बैंक नहीं, मेंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट, ओके नहीं, ये गलत है। मनी लेंडर, लोकल मनी लेंडर नहीं, मेंबर ऑफ, ओके, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, ठीक है। देखो, पावर शेयरिंग मतलब कि जहाँ पर पावर को क्या किया जाए, शेयर किया जा रहा है किसी और के भी साथ, ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, कह रहे कि मेजोरिटी के हिसाब से काम चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता है, आप लोग को चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे।
इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल। ओके, ये बिल्कुल सही है। जहाँ पर पावर शेयरिंग होता है वहाँ पर पॉसिबिलिटी, जो कन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की, जैसे कि सेंटर स्टेट में जो पावर का शेयर है ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी। यस, गुड, ये भी सही है। तो पावर शेयरिंग से क्या होता है कि स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहता है किसी भी देश में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी सही है, सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है। तो दो दो का दिया वो पेयर बस, तो ऑप्शन 2 एंड 3 ओके, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है। करेक्ट, टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रेड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ओके, देखते हैं। करेक्ट, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये काफ़ी सही आंसर दिया हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी, जिस देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो डेमोक्रेसी ही कैसा। ठीक है, तो बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में पॉलिटिकल पार्टी का एक अच्छा रोल होता है। यस, इट इज़ गुड। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन क्या है इसका। द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है, मीडिया कौन सा रोल प्ले करेगी भाई, है ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही रीजन दे रहा है सही। ओके, तो ऑप्शन मतलब ए ट्रू है। जैसे ही 1 ट्रू होता है और आर फॉल्स होता है, आप ऑप्शन सी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं हम लोग। कॉलम 1 कॉलम बी को मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ठीक है, ओके, ई प्रोग्रामिंग, पुलिस, एजुकेशन, डिफेंस। अच्छा, लिस्ट पर बताना है किस लिस्ट में कौन से आते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, डिफेंस किस लिस्ट में आता होगा, डिफेंस किस लिस्ट में आएगा, तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। कौन, डिफेंस, आर्मी वगैरह जो हैं ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब देखो ई प्रोग्रामिंग, ई प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये पहले हमारे संविधान, ऐसे संविधान में कुछ नहीं था कि पहले अब कंप्यूटर आया है, पहले संविधान में कंप्यूटर कोई चर्चा नहीं थी। तो जो हमारी सूची है, सूची में इसके बारे में कोई उस समय लिखा नहीं गया था कि कभी सॉफ्टवेयर आएगा, कभी कंप्यूटर आएगा, इसका कोई भी डाटा वगैरह के बारे में बात कीजिए, कोई भी आधार कार्ड आएगा, ये सारी बातें उस समय नहीं थी। तो जो भी ई प्रोग्रामिंग वाली बातें चलती हैं, जो भी ऐसे प्रोग्राम हैं, वो रेसिड्यूरी लिस्ट के पार्ट होते हैं। तो कहाँ चला जाएगा, ये 1 का 4 चला जाएगा। ठीक है, पुलिस, पुलिस पता है कि हर स्टेट के अपने अपने एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस का अलग होता है, स्टेट पुलिस का अलग होता है, इस पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में आता है। अब नेक्स्ट बच क्या गया, एक बचा है एजुकेशन। तो एजुकेशन किस लिस्ट में जाएगा, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, ओके, तो ये रहा आंसर। आप लोग यहाँ से मैच करा लो, कौन सा मैच कर रहा है 7 का। ऑप्शन नंबर 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, ओके, तो 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव वन पार्टी सिस्टम। किस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है, किस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है, ये बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पिछले भी कल वाले भी वीडियो मैंने डाला था, है ना, वहाँ पे था। देखो यहाँ पे हैं 2 पार्टी सिस्टम, अमेरिका में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम। कोई बताए कौन कौन सी पार्टी है अमेरिका में। इंडिया में भाई मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ आप लोगों को पता है। चाइना को तो पता है 1 पार्टी सिस्टम है। और पाकिस्तान को कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे सब आर्मी का रूल होता है। तो चाइना में क्या है, 1 पार्टी सिस्टम है। समझ में आ रहा है बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। क्या ये सही है कि भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। ये बिल्कुल सही है भाई, हमारा कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। ठीक है, हमारा कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को इक्वल मान्यता दी जाती है, समान मान्यता दी जाती है। तो 1 सही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिटी हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। येस, गुड। आर्टिकल नंबर 25 से 28 हमारे संविधान में, है ना, राइट टू रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, ये सारी बातें दी गई है 25 to 28 में। ठीक है, इस बात को आप मेंशन भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने के लिए तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट हेल्प्स कम्युनिटीज बाय गिविंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय देम। यस, ये हो सकता है। ठीक है, एड वगैरह मिलते हैं
तो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 वेयर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके ना, यही तो है 1, 2, 3 में, हाँ ठीक। तो 9 का क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट। किस कंट्री में उनके नेशनल पार्लियामेंट में औरतों की सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है? ठीक है, तो ये है देश, ना ही इंडिया है, ना ही रसिया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया है, बचा कौन, स्वीडन। तो स्वीडन को याद रखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ठीक है, ना किसी पर्सन ने बनाया, ना कोई व्यक्ति ने बनाया है, ये बोर्ड के पेपर हैं पिछले साल के, ठीक है। आप लोग ऐसा परेशान ना हो कि यही पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि यही पेपर आएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ यही नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस कर लो ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आ सके, आप लोग वहाँ पर टिक कर सको, ना कि यही ये सोच के चलो कि यही पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं कौन सा है। मैच करना है, लीडर है और इनके रोल हैं, ठीक है। नेता और उनका रोल दिए गए हैं, क्या किस लीडर क्या क्या रोल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, विक्टर एमेनुएल, गुसेपी मेजिनी, गुसेपी गरिबाल्डी, काउंट कैवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सा रोल क्या है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किसका क्या रोल है? ओके, तो क्या आप सभी लोग बता सकते हो इसका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर? चलो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग बताना इसका आंसर, मैं इसका नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। आप लोग बताना क्या होता है इसका आंसर। ओके, चलते हैं, प्लीज़ बताना आप लोग, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 12 अगर किसी को नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे पिन कर दूंगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। मैं पिन कर दूंगा क्या इसका आंसर होगा, बट आप लोग बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, हुम द फॉलोइंग ब्राउट आउट बंगाल गजेट, है ना। बंगाल गजेट जो वीकली न्यूज़पेपर था, किसने स्टार्ट किया था, ये बात पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग पता है कि गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एक मिनट, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना? अच्छा, ये छूटा है 13 वाला, वही तो। विच वन द फॉलोइंग कंट्री इंक्रीज विथ एक्सटेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840 टू 1860? तो किसका एक्सटेंशन हुआ ये बताना है ना, किसका यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था। तो पता है कि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा रेलवे का, तो आयरन और स्टील की ज़्यादा खपत होगी, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, वाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका, ये भी क्वेश्चन कल वाले में था, और ये क्या था पता है, क्वेश्चन नंबर 21 ही था। क्वेश्चन 21 और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन था, कल जो मैंने रात में वीडियो डाला था उसमें सेक्शन बी में था ये, है ना। पहला क्वेश्चन दो नंबर वाले, अब देखो इसमें एमसीक्यू में आ गया है, तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे होता है, वहाँ क्वेश्चन वहाँ दे देगा, वहाँ का क्वेश्चन वहाँ दे देगा, है ना। ओके, चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या दिया हुआ भाई, वाई डिड अमेरिकन फ्लू। ओके, तो पॉवर्टी एंड डिजीज के कारण मैंने वहाँ पे ऑप्शन को टिक भी किया था। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो बताना है, दिस इज ए स्टेपल फूड क्रॉप, ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है ना। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और इट रिक्वायर 100 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल। काफ़ी अच्छा इसके हिसाब से बताना है किसके लिए ये सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये किसके लिए रिक्वायर्ड है ना। तो ये है राइस के लिए, किसके लिए, राइस के लिए, ऑप्शन नंबर सी के लिए ये है रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद अब अच्छा देखो, आप लोग पता हो ना खरीफ और रबी में क्या डिफरेंस है। खरीफ जो है पहले लगता है ना, जून जुलाई में लगता है ये, और नवंबर वगैरह में कट जाता है। जो रबी है नवंबर या दिसंबर में लगता है और मार्च अप्रैल में कटता है, ठीक है ना। तो पहले के आ रहा है, उसके बाद आ रहता है, अल्फाबेट में क्या आता है, पहले के आता है उसके बाद आ रहता है ना। तो वैसे आप लोग याद रखना खरीफ और रबी, ठीक है। पहले स्टार्टिंग मंथ में ये आएगा और लास्ट में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रिवर और डैम को मैच कराना है, कौन सा डैम किस रिवर पर है, ये क्वेश्चन है 16 का। तो महानदी,
महानदी है, नर्मदा है, चंबल है, और कौन सी है, चेनाब है। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं कौन सा है इसमें सही आंसर है यहाँ पर। तो महानदी, महानदी किस पे है भाई? सॉरी, महानदी पे कौन सा डैम है ये बताना है। तो सलाल डैम। कौन सा डैम? सलाल डैम महानदी पे। सॉरी 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 सॉरी, महानदी, हीराकुंड है यार, सॉरी। तो महानदी पर क्या है? हीराकुंड। ओके, हीराकुंड डैम, महानदी। अब है सेकंड। सेकंड कौन सा है? नर्मदा। नर्मदा पर कौन है ये देखना है। तो नर्मदा पर है सरदार सरोवर। यस, गुड। सरदार सरोवर नर्मदा पे है। नर्मदा पर कौन सा है? सरदार सरोवर। चंबल पे कौन है? चंबल। ठीक है। तो चंबल पर है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी है ना, राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे है। और चेनाब पर सलाल, चेनाब सलाल। ठीक है। अब मैच कराते हैं आंसर को। तो 1 में कौन सा हो रहा है? 2 हो रहा है। 1 में 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, बस एक ही से काम बन गया। ठीक। ऐसे आप लोग आराम से मैच करा सकते हो। ठीक है, याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि उसमें भी आ सकता है, क्या बोलते हैं, मैप वाले में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको याद करके जाओ आप लोग प्लीज़। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कौन से इसमें से करेक्टली मैच है ये बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ABCD दिया हुआ है और कौन सा मैच्ड है सिर्फ यही बता देना। एलुबियल सॉइल वेस्टर्न राजस्थान नहीं भाई, ये ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। ये इनकी मिट्टी क्या होती है, जो ज़्यादातर बाढ़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर एलुबियल सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन में ब्लैक सॉइल बिल्कुल नहीं, ये महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है। एरियड्स वाटर के नहीं, लेटराइट वेस्टर्न घाट, यस इट इज़ करेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। विच वन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। काफ़ी आसान सा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। ठीक है। बताओ वर्ल्ड बैंक कब बना था, है ना, कब बना था, किस ईयर बना था, और किस एक नाम है उसका, है ना, उस किसके द्वारा बनाया गया था, है ना। वर्ल्ड बैंक कब बना, कल मैंने डिस्कस भी किया था, ये क्वेश्चन भी था, सेम क्वेश्चन था वहाँ पर, है ना, किसके द्वारा वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, है ना। तो W से नाम है, आप लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है, तो बता देना है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है, ब्रेटन वुड B से। ठीक है, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, अब आप लोग डेट बताना है, डेट कौन सा है। ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही बनाए गए थे इसके द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो भाई। ओके, नीति आयोग को किसने रिप्लेस किया, ये क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड ए गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग, है ना। तो बताना है प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना। तो जो काम आज नीति आयोग कर रही है वो काम पहले प्लानिंग कमीशन करती थी। प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया था, 1950 में, है ना। नीति आयोग को 2015 में बनाया गया, 2015 में। ठीक है, 2015 में नीति आयोग बना, BJP गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था नीति आयोग को। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन ए लोकेलिटी, इन द इनकम ऑफ ईच फैमिली इज दिस एंड फाइंड आउट द एवरेज। यार कुछ नहीं है, जोड़ के और डिवाइड कर देना। ठीक है, कितने से? 1 2 3 4 से डिवाइड कर देना, सबको जोड़ के। ठीक है, आ जाएगा आंसर। सेक्शन B पे आते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन। सेक्शन B, मेंशन इन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, 22। चलते हैं आंसर की ओर। ठीक है, ये रहा। अब आते हैं आंसर की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कह रहे कि ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850 वाज फ्रेम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार, है ना। तो नेपोलियनिक वार के समय बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। ठीक है ना, उन सभी चीज़ों को क्या करना था? हैंडल करना था ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच, जो जिस बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, वाज रिस्टोर टू पावर। इसको फिर से क्या लाया गया? पावर में लाया गया, इसको फिर से बैठा दिया गया पावर में, सत्ता में। ठीक है। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, है ना। और फ्रांस ने बहुत सारी टेरिटरी को क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया, जिसको कि नेपोलियन ने अपने कब्जे में लिया था। ठीक है। उसके बाद ए सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेट द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, बहुत सारे फ्रांस के बाउंड्री वगैरह सेटअप किए गए, है ना। ओके, आगे चलते हैं। बस 2 ही पॉइंट लिखना था, और भी पॉइंट है बहुत सारे, और आप लोग को नीड है पढ़ने की तो आप लोग प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से। समझ में आ रहा है ना बात? ओके, आप लोग और भी पढ़ लेना। ठीक है, 2-4 पॉइंट, क्योंकि 2 ही नंबर क्वेश्चन है, बस 2 पॉइंट आपको लिखना था इसमें।
ओके, आगे चलते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, ये क्वेश्चन कल वाले में भी था, आज वाले में भी है। तो प्लीज़, कल मैंने इसको बताया था, तो आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लो, लेकिन कल वाले मैंने इसको डिस्कस कर दिया इस पेपर को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था कल, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं था कल वाले में। एक्सप्लेन टू फीचर ऑफ बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम के कोई दो फीचर बताओ, विशेषताएं बता दो आप। देखो, इन सम कंट्री पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट, contest election and win a few seats in the national legislature. Okay, but only two main party have a serious chance of winning, है ना। देखो, वहाँ भी छोटी मोटी पार्टियाँ होती हैं, बट क्या होता है कि ज़्यादातर चांस होता है दो ही पार्टी का। जैसे कि भारत की बात करें तो आज तक दो पार्टियाँ जीतती आ रही है। पहले एक दो पार्टी अब छोटी मोटी पार्टी आई हैं, एक दो बार, ज़्यादा नहीं। बट बीजेपी कांग्रेस बहुत लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है। सेंट्रल लेवल की बात करें तो स्टेट में तो पार्टियां बहुत सारी बनती हैं, लोकल पार्टी, बट सेंटर में ऐसा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विनिंग द मेजोरिटी सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट सच पार्टी इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, है ना। बाई पार्टी को टू पार्टी सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। द यूएसए, यूके एग्जाम्पल हैं टू पार्टी सिस्टम के, ठीक है। और भी रिलेवेंट पॉइंट आपको आते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन एनी टू एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत के सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, ये बताना है। पहला स्टेप है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR बनाया, है ना। इसके लिए क्या करने के लिए, इसको रिसर्च वगैरह करने के लिए एग्रीकल्चर को लेकर के। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया, वेटरनिटी सर्विस बनाया, ये सब किसके लिए है, मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी के फील्ड में रिसर्च डेवलपमेंट शुरू किया गया। वेदर फोरकास्ट के को लेकर के भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई। इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, स्ट्रेंथ किया गया, सपोर्ट किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को। सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द आत्मनिर्भर भारत के, है ना, तहत बहुत सारे स्टेप लिए गए सरकार के द्वारा। इसको भी याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। और ये पॉइंट अगर आपको आ रहे हो तो आप लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आराम से पढ़ना, ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़ना। मोबाइल को आराम से या फिर वीडियो डाउनलोड कर लो, है ना। मुझे ऐसा नहीं कि आप लोग को देखना है व्यू मेरा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि आप लोग पढ़ लो ढंग से, इसलिए मैं बहुत से उसमें तो बस मैंने स्लाइड करके, मैंने पढ़ा भी नहीं, एडिट भी नहीं किया, बस उसको स्लाइड करके दिखा दिया कि आप लोग खुद से पढ़ो, ठीक है। खुद से पढ़ना चाहिए यार, है ना, किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेन एनी टू फीचर ऑफ रबी क्रॉपिंग सीजन, है ना। कोई भी दो फीचर बताओ आप लोग रबी क्रॉपिंग सीजन के, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, के बाद आर आता है, खरीफ रबी, समझ में आ रहा है बात। ओके, रबी क्रॉप आर सोन इन फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर, है ना, लगाते हैं अक्टूबर दिसंबर में और फिर काटते हैं मार्च वगैरह में, ठीक है ना। देयर आर हार्वेस्टेड समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, वही मैंने बताया कपिल वगैरह में इसको काटते हैं हम लोग। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप वीट है, गेहूँ है ना, मटर है, चना है, सरसों है ना, ये सब हैं। दिस क्रॉप आर ग्रोन ऑन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सही बात है कि भारत के ज़्यादातर जगहों पे ये होता है। स्टेट फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब जगहों पे ये सब वीट रबी क्रॉप सब होते हैं। और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो इसमें। सेक्शन सी पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। अगर कुछ और भी आपको आवश्यकता हो तो प्लीज़ एग्जाम से पहले बता सकते हैं हमें। कोई PDF वगैरह चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। किसी को भी कोई भी आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चों के कमेंट को रिप्लाई करूँ। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर टुक शेप इन इंडिया, एक नया सा विजुअल कल्चर सामने आ रहा था भारत में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ बताया। 19th सेंचुरी की बात चल रही है, विजुअल कल्चर टुक शेप इन इंडिया, एक्सप्लेन स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस, इस समय क्या हो रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, मतलब बहुत से किताब वगैरह छपना शुरू हो गई थी। विजुअल इमेजेज आने लगे थे, है ना, इमेज भी अब छपने लगे थे। कुड बी इजिली प्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज, है ना। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड
images for mass circulation. Poor wood engraves who made wood blocks set up shop near the letter letter presses and were employed by print shops. फोर्थ पॉइंट है चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स कुड बी बाउट टू डेकोरेट द वॉल ऑफ देयर होम प्लेस ऑफ वर्क. फिफ्थ है दिस प्रिंट बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन रिलीजन एंड पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर. और भी कोई पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है. Why is issue of sustainability important for development? Explain with example. Issue of sustainability है ना, जो सस्टेनेबिलिटी की इशू है वो इम्पोर्टेंट है किस लिए, डेवलपमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बताना है इसके बारे में. करेक्ट. सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट रिजल्ट इन प्रोटेक्टिंग द पीपल. ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पोल्यूशन, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, कंजर्विंग द एनवायरमेंट विच इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट. Development can be sustained by in an economy by using renewable resources. ये सारे पॉइंट आप इसमें ऐड कर लेना, और भी बहुत से पॉइंट है, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी थ्री क्रेडिट टर्म्स ऑफ क्रेडिट. कोई भी तीन टर्म्स बताने क्रेडिट के. इंटरेस्ट रेट, ओके गुड. कोलेट्रल, हाँ भाई डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं. मोड ऑफ रीपेमेंट है ना, किस तरीके से आप पेमेंट करोगे, ठीक है. और भी आप कोई भी रिलेवेंट पॉइंट, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है. अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट रीजनल डिफरेंसेस, है ना. तो बेल्जियम के बारे में पूछ रहा है, आप लोग पढ़े होगे ना क्या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे बेल्जियम में, कैसे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो किया, है ना, किस तरीके से वहाँ की सरकार ने काम किया, तो सब कुछ आप पढ़े हो. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. कहा कि देखो भाई जो मिनिस्टर होंगे ना डच और फ्रेंच स्पीकिंग सब बराबर होंगे. हमें नंबर से मतलब नहीं है कि जनता कितनी है, जनता से मतलब नहीं है, हमारे पास मिनिस्टर सबके क्या होंगे, बराबर होंगे. कितना अच्छा वहाँ वहाँ संविधान को बनाया गया, और किस तरीके से है ना पावर शेयरिंग के हिसाब से लोगों को एक देश को सर्वाइव किया गया. वही देखो श्रीलंका वगैरह में क्या स्थिति हुई थी, है ना. तो ओके, many power of the central government have been given to state government of 2 region of the country. State government are not subordinate to central. Yes, सही बात है. तो और भी पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी पॉइंट है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5 पॉइंट. ओके, वाई डू वी कॉल टूरिज्म एज ए ट्रेड. कैसे हम लोग कह सकते हैं कि टूरिज्म ट्रेड, टूरिज्म ही ट्रेड है, या फिर ट्रेड्स मतलब टूरिज्म जो है ट्रेड वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा देता है. ये बात, इसके बारे में बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है अपने अपने तरीके से, है ना. टूरिज्म क्या रोल प्ले कर सकता है ना, ये भी आप लिख सकते हो इसके बारे में. तो देखो टूरिज्म इंडिया ग्रोथ सब्सटैंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स. पिछले 30 सालों में काफ़ी टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ा है ना. बहुत सारे विदेशी हमारे यहाँ आते हैं घूमने के लिए, है ना. फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द कंट्री विटनेस एंड इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, बहुत से फॉरेन एक्सचेंज पैसे में मिलते हैं ना, डॉलर वगैरह आते रहते हैं हमारे यहाँ. टूरिज्म आल्सो प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन. इससे एक राष्ट्र में इंटीग्रेशन बढ़ता है ना. प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट. इससे क्या होता है, हमारे जो लोकल जो चीज़ें हैं वो बिकना शुरू हो जाती हैं. लोकल हैंडीक्राफ्ट हमारा विदेशों तक जाने लगता है. इट आल्सो हैव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज, है ना. मान लो कोई ताजमहल घूमने गया तो आगरा में जो भी चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें हैं, उससे खरीदेगा तो वो चीज़ इंटरनेशनलाइज होगा ना. कोई वाराणसी में आया तो वाराणसी में कोई आया तो फिर वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनेशनलाइज होती हैं, ठीक है. तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी लोकल चीज़ें हैं ये सभी क्या होंगे, तेज़ी से फैलेंगी आगे की ओर. क्वेश्चन नंबर 30, ओके, और वाला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना. कंट्री के डेवलपमेंट में क्या था इंपॉर्टेंट, ये बताना है. ट्रांसपोर्टेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. ये 4 5 पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. सेक्शन डी, ओके. क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी में कह रहा है क्वेश्चन 30 में कि वाई इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिडर एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ये क्वेश्चन कल वाले में भी था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है, ये बताना है. क्योंकि देखो भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुन करके आती है, ठीक है ना,
कोई खुद से तो चुनी नहीं जाती है, वो जनता उसको चुनती है, तो लेजिटिमेट है वो, है ना। जनता के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करना पड़ता है, कोई भी मनमर्जी काम नहीं करते हैं, है ना। जनता के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। जनता के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है उनको। जो हमारे संविधान में डीपीएसपी दे रखा है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसको हम फॉलो करें और ये वेलफेयर के लिए काम करें जनता के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसमें बहुत सी और भी बातें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कह रहे कि हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू डिक्टेटरशिप। यार अजीब सा क्वेश्चन है ना, किसको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी अच्छा है डिक्टेटरशिप से। अब इसको लिखना है 4-5 पॉइंट में, ठीक है ना, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के बारे में लिखना है। तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग पॉइंट यहाँ से ले सकते हो, है ना। ट्रांसपेरेंसी वगैरह डेमोक्रेसी में अच्छी होती है, लोगों को राइट मिलते हैं, सिटीजन को फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ है ना। राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू नो है ना, है ना। कोई चीज़ जानने का अधिकार हमारे पास है, राइट टू प्राइवेसी हमारे पास है। ये डेमोक्रेसी में होता है, डिक्टेटरशिप में थोड़ी ये सब चीज़ होता है ना। डिक्टेटरशिप में तो जो कह दिया वो मानना पड़ेगा, है ना। आज तो लोग पीएम को भी कोई गाली दे देता है, निकल जाता है गाली दे करके, लेकिन क्या होता है, दिस इज ए डेमोक्रेसी, है ना। कोई कुछ भी कह देते हैं, ये बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार मतलब ये नहीं कि कोई गाली दे, बट हमारे यहाँ इतनी चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, ये ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेसी के फायदे हैं। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। चाइना में कोई बोल सकता है, हिम्मत है किसी का बोलने में। कोरिया में कोई बोल सकता है, नॉर्थ कोरिया में कोई नहीं बोल सकता है। तो ये डेमोक्रेसी के फायदे हैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत सी पॉइंट है, आप लोग रिलेवेंट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो जो भी आप लोग को अच्छा लगेगा। हाउ इज द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ओके, कह रहे कि हाउ कैन, कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर को। जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहे हैं, है ना, तो उसको जो गंदे पानी हो रहे हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। गंदगी को कम कर सकते हैं कैसे, जो इंडस्ट्री के द्वारा जो पानी वगैरह गंदे किए जा रहे हैं, कैसे उसे कम कर सकते हैं। तो मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग बाई रीयूजिंग, रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर मीट वाटर रिक्वायरमेंट, है ना, समझ में आ रहा है। ट्रीटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर एंड पॉन्ड, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व द स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, है ना, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये सारे पॉइंट को आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दैट टफ वर्ड को याद नहीं करना, अब इस वर्ड को नहीं याद करने के चक्कर में पड़ जाना, ठीक है ना। आप सिंपल वर्ड से में लिखो जो कि आपको अच्छे से आ रहे हों, ठीक है। ओके, और भी पॉइंट है यहाँ पर, आप लोग ऐड कर लेना। ओके, दिख रहा है सभी को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और वाले भी क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कैसे है कि और भी क्वेश्चन आपको करना है, और करना नहीं क्योंकि आपको सीखना है कि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो और वाले क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, ओके, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी समस्या होती है, ठीक है। मेरे पास कोई टूल्स नहीं है, बस मैं मोबाइल से करता हूँ, इस वजह थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं मुझे करने में, अपलोड करने में, इसको थोड़ी सी, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और फिर चलते हैं, मिलते हैं। और हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 का हम लोग डिस्कशन करेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब, ठीक है ना। एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग ज़रूर उसका आंसर की लाएंगे। ओके, तो चलते हैं आगे, और आप लोग क्वेश्चन देख लेना, सभी के सभी क्वेश्चन, ये सब सेक्शन F के क्वेश्चन है ना, आप लोग को पता है। और ये रहा आपका मैप वर्क, ठीक है, ठीक है ना। तो मैप वर्क, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेझिझक, अगर कुछ चाहिए तो भी आप बेझिझक लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।